हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मेघा। आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05, जो कि मेरे चैनल का नाम है। गाइस, आज मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, उनकी हेल्प से हम एक बहुत ही मोस्ट टॉप डायरेक्टर ऑफ दिस टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप अभी गेसेस सही कर रहे होंगे। इंडिया के डायरेक्टर हैं, 1000 करोड़ की फिल्म उन्होंने अभी बना दिया। उनकी जो मूवी अभी आई थी रिसेंटली, वो 1000 करोड़ क्लब में भी जा चुकी है। हाँ, आप बिल्कुल सही गैस कर रहे हो। और हमारे रियल धुरंधर मिस्टर आदित्य धार जी। देखिए, आपको ये तो बहुत इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में, कहीं पे भी रिसर्च करोगे तो, कि वो कब पैदा हुए, स्कूलिंग कहाँ की, क्या किया क्या नहीं किया। हम आज उनके बारे में, उनकी जो मूवी की जर्नी है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ पॉइंटर्स बना के रखे हैं, उनकी हेल्प से मैं आपको कन्वे करूँगी ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में। हमारे लिए तो हमारे रियल धुरंधर फिलहाल आदित्य धार जी ही हैं। हाँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं उनके साथ में। एक्चुअल में मैंने कुछ उनके इंटरव्यूज़, कुछ थीसिस, कुछ बाकी की चीज़ें इधर उधर से सारी चीज़ों को कलेक्ट करा है और पॉइंटर्स के फॉर्म में रखा है। तो मैं आपको सबसे पहले आदित्य धार जी का इंट्रो ऐसे देना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली लोगों को अब जाके उनके बारे में पता चला है, जो पहले से उन्हें फॉलो नहीं करते हैं उनको। आदित्य धार जी धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर रह चुके हैं। अभी उनकी धुरंधर 2 भी आएगी 19 मार्च को, जिसका मैं होपफुली रिव्यू करूंगी आप सभी के साथ में। और गाइस, इसके अलावा जो वो हैं आदित्य धार जी हैं, वो यामी गौतम के हस्बैंड हैं। और बहुत ही प्यारी सी कोविड के ड्यूरेशन में ही उन दोनों की शादी हुई थी। लव मैरिज थी दोनों की, लव कम अरेंज काइंड ऑफ, क्योंकि यामी ने भी कभी इसको एक्सप्रेस नहीं किया कि वो फॉर्मली दोनों को डेट कर रहे थे दोनों आपस में। उरी के बाद में दोनों मिले थे। उन्होंने 2016 में उरी बनाई थी। उसके पहले उनकी एक मूवी आने वाली थी जो कि बंद हो गई थी, जिसके बाद ही उन्होंने उरी की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करा था एज अ होलसेल डायरेक्टर। उसके पहले वो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिलके काम किया करते थे। कभी उन्होंने लिरिसिस्ट का काम किया है और कभी उन्होंने शॉर्ट फिल्म लिखी, कभी कुछ लिखा। इस तरीके से करके उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं इंडस्ट्री के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी, उनको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया अगर आप सर्च करोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि उन्हें एक पेज पढ़ने में और उसे रिटेन रखने में, दिमाग में याद रखने में घंटों का समय लगता है। उसके बाद भी वो डायरेक्टर बने क्योंकि वो यही काम कर सकते थे। उन्हें आर्मी में जाने का बहुत शौक था पहले, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद में हुआ क्या कि क्योंकि वो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, वो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ये लाइन चुनी अपनी मुंबई आने की। एंड देन फिर मुंबई में स्ट्रगल करके एक अच्छा डायरेक्टर, वेल नोन डायरेक्टर की तरह स्टैब्लिश होने की। डिसलेक्सिया में होता क्या है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो लिख के, नोट्स लेके ऐसे करके बनाते हैं और बहुत इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। वो खुद ये चीज़ बताते हैं कि जब भी मैं कोई मूवी लिखता हूँ या मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं बहुत इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको आगे बनाने के लिए बढ़ता हूँ। तो कई लोग उनको ये तक बोलते हैं कि वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाते आ रहे हैं, लेकिन मुझे वो कहीं से भी प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं लगती है। जो अगर रियल स्टोरी दिखा रहा है तो वो रियल स्टोरी अगर लोगों को पसंद आ रही है, दैट इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा। हाँ, अगर कोई किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हुए पिक्चर बनाना चाह रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रोपेगेंडा। और अगर वो चीज़ नहीं हुई है रियल में, उसमें मिर्च मसाले डाल रहा है और तब बना रहा है, तब तो डेफिनेटली इट इज़ अ प्रोपेगेंडा फिल्म। सो गाइज, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी जो रिसर्च है उसे। जो ये हमारे प्यारे से डायरेक्टर जी हैं डिसलेक्सिया वाले, इनके बारे में क्या कहा जाता है। इनकी एक्चुअल में जो मॉम थी वो ड्यू में सबसे पहले आई थी यहाँ दिल्ली में। ड्यू में वो फैकल्टी थी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की, आई बिलीव। तो उसके बाद में क्या हुआ था, म्यूज़िक की, सॉरी, उसकी वजह से इनके घर पे बहुत सारे मतलब एक्टर्स, ड्रामा एंड ये सब म्यूज़िक वाले लोग आते रहते थे, जिसकी वजह से इनका उसकी तरफ रुझान बढ़ा था। नहीं तो पहले ये नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे थे अपनी, जिनमें कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। एक होता है ना, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आती है आप जो चीज़ें करते हो उनमें, तो उनको वो अंदर से नहीं आता था। तो वो कई बार ट्रिप्स पे जाते थे उनके म्यूज़िक बैंड्स के साथ में, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट में, थिएटर में, कभी कहीं चीज़ें मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे बेसिकली, जब वो अपने ड्यू के डेज में थे। और
इसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत टाइम से मूवी बनाने की कोशिश करी थी। उन्होंने सबसे पहली मूवी बनाने की कोशिश करी थी 2009 में, देन फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई करा था 2011 में, फिर 13 में, फिर 16 में, फिर 19 में, और उसके बाद में उन्होंने अब जाके मूवी से फेमस हुए हैं। नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुके हैं कि ऑलरेडी उरी के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आदित्य धार जी जो हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ इसीलिए ड्रॉन हुए क्योंकि मतलब उनके घर का माहौल ही वैसा था काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद में उन्होंने कई जगह पे ये भी बोला है कि, और आर्टिकल्स पीसेस वगैरह जो मैंने पढ़ी है उसमें, कि उनकी ना कई स्क्रिप्ट्स चोरी भी हो गई। पहले के टाइम में क्या होता था, कोई भी डायरेक्टर एसोसिएशन या कुछ भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट चोरी करना, किसी की कुछ भी कर देना बहुत इजी हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में ये सभी चीज़ें बहुत टफ है। ये इतना इजी नहीं है कि आप किसी की स्क्रिप्ट चुरा लो या कुछ कर लो, क्योंकि इनकी प्रॉपर एक एसोसिएशन बना दी है। इनका इंटरव्यू जो किया था उन्होंने, रॉबिन भट्ट जी हैं जिन्होंने इनका एक बार इंटरव्यू किया था, डायरेक्टर एसोसिएशन का इंटरव्यू था वो। उन्होंने ही इस तरफ बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च करी है इसके रिगार्डिंग डायरेक्टर्स के राइट्स को क्या बोल सकते हैं, मतलब बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की है। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर्स के सपोर्ट में काफ़ी अच्छी एक यूनियन बनाई हुई है, जिनमें सभी डायरेक्टर्स अपने इश्यूज़ को आकर के एड्रेस कर सकते हैं। रॉबिन भट्ट जी बहुत टाइम से मूवीज़ बना रहे हैं, वो भी एक अच्छे डायरेक्टर है, वेल नोन डायरेक्टर है। लेकिन फ़िलहाल हम इस वाली सीरीज़ में अभी हमारे धुरंधर की ही बात करेंगे, जो कि हैं आदित्य धार जी। इन्होंने सबसे पहले एक मूवी में अपना लिरिक्स लिखे थे। लिरिक्स में सॉन्ग लिरिक्स लिखे थे, काबुल एक्सप्रेस में थे, उन्होंने लिखा था सॉन्ग के लिरिक्स, जिसके बाद में लेटर ऑन इन्हें समझ में आया कि ये इतने अच्छे लिरिसिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने लिरिक्स का जो काम है उससे हट करके अपना पूरा होल सोल जो दिमाग है वो डायरेक्शन में लगाया। देखो डायरेक्टर करता क्या है सेट्स पे, डायरेक्टर जो है ना इज़ जस्ट लाइक अ MBA ऑन दी सेट्स। लाइक आपको मैनेज कराना है सबको, एक्टर्स, DOP, जो भी स्टाफ होते हैं वो सारे सब, आप सबको एक पेज पे नहीं रख सकते। यू कैन नॉट कीप एवरीवन टुगेदर, है ना। तो सबका मूड अलग अलग होता है हर दिन। कभी कोई एक्टर को बोल रहा है कि भाई मेरे को शूट करने का मन नहीं है, कभी लंच नहीं आया, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, वो डे ऑफ लेके जाना चाहता है, कभी किसी के कुछ पर्सनल प्लान्स है, कमिटमेंट्स है, वो वहाँ जाना चाहता है। तो जो डायरेक्टर होता है वो एक, आप समझ लो, काइंड ऑफ मैनेजर होता है ऑन सेट। वो इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है, टाइमिंग एंड ऑल, और सारे DOP, सारा स्टाफ, सबको ही। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है सेट पे, किसी सेट पे कोई चीज़ शूट करने में हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, हमें कितने शूट में या कितने कट पे हम उस एक प्रॉपर मूवी सीक्वेंस को शूट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान देना डायरेक्टर का काम होता है। मोर लाइक अ एडमिन जॉब है, आप ये समझ लो डायरेक्टर की। लेकिन हाँ, ये बहुत टफ काम है, क्योंकि सबको एक साथ रख के हर तरीके से चीज़ों को करा पाना बहुत टफ होता है। मुझे तो बहुत टफ लगता है। मतलब आप एक घर में चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आप सोचो एक सेट पे इतने सारे लोग होते हैं, उन्हें एक साथ बांध के काम करा लेना बहुत टफ चीज़ है, और जिसमें कि कोई भी निराश ना हो आपसे, वो भी बात होती है। इसके बाद में इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी जो कि अवॉर्डेड हुई थी, बून नाम की। आप सर्च करिएगा आपको मिल जाएगी। को डायरेक्टर की तरह लिखी थी। एक मूवी थी आक्रोश, जिसमें ये जो भट्ट जी हैं उनके साथ में थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने उनके साथ में वहीं पे काम किया हुआ था। तो आक्रोश फिल्म में इन्होंने क्या करा था कि डायरेक्शन एंड को डायरेक्शन, तब ये को डायरेक्टर की तरह भी काम करते थे। और सबसे पहली बात, ये लिरिसिस्ट क्यों बनना चाहे थे, क्योंकि पहले के टाइम में ना डायरेक्टर्स जो होते थे उनके अंडर में को डायरेक्टर रखे जाते थे। उनको कोई स्टाइपेंड या सैलरी नहीं दी जाती थी। उनसे ये माना जाता था कि भाई हम आपको एक्सपीरियंस ही दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, तो उसका पैसा नहीं मिलता था। और मुंबई में सर्वाइवल के लिए आपको पैसे चाहिए, राइट। तो फिर उस समय पे क्या करना पड़ा था इन्हें कि लिरिक्स लिखने का भी काम करना पड़ा था। लेटर ऑन हालांकि इन्हें समझ आ गया था कि लिरिक्स में इनका कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही बुरी नरेशंस एंड लिरिक्स देते हैं ये। अभी रिसेंट के इंटरव्यूज में भी आप देख सकते हो, जो उनकी डायरेक्टर है वो भी यही चीज़ बोलती हुई दिखेंगी आपको। ज्योति देशपांडे जी को डायरेक्टर, या जो भी आप समझ लो, उन्होंने खुद बोला था
कि अगर ये नरेशन दे रहा होता तो मैं कभी इसके साथ काम नहीं करती। भले उन्होंने थोड़ा सा हंसी में उस चीज़ को बोला था, लेकिन ये चीज़ आदित्य धार जी भी मानते हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड नरेटर और अ लिरिसिस्ट। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने आक्रोश में एज अ डायरेक्टर काम किया था, लेकिन वो डायरेक्शन से ज़्यादा क्योंकि सारी चीज़ें सीखना चाहते थे, तो वो हर एक चीज़, हर एक सीक्वेंस, कोई चीज़ कैसे शॉट होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सेट पे जो कुछ भी हो रहा था, इवन उनके डायरेक्टर से ज़्यादा उन्हें पता होता था, और मतलब प्रोड्यूसर वगैरह से ज़्यादा उन्हें पता होता था। ठीक है। तो उन्होंने इस लेवल का काम किया। और एक बार वो बहुत निराश होकर भट्ट जी के पास गए थे, उन्होंने बोला कि मतलब मैं बहुत थक गया हूँ। तो भट्ट जी ने बोला कि हमारे काम में बहुत ही रेयर होता है कि किसी की कमर झुके या दर्द करे, क्योंकि सिटिंग जॉब है डायरेक्टर की मोस्टली। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने अंदर से ये ज़ील ख़त्म मत होने देना, तुम बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। और आप देखिए ऑलमोस्ट 10 इयर्स का उनका जर्नी रहा होगा या 12 इयर्स का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं। और अब तो उन्होंने स्टार्ट किया है, उरी के बाद हम कह सकते हैं उनकी रियल इनिंग स्टार्ट हुई है। क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हो तो आपकी स्क्रिप्ट नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, आपको उनके साथ उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। लेकिन जब आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखी हो तो फिर आप उसमें काम अपने हिसाब से करवा सकते हो। और उनके अकॉर्डिंग जो राइटर का काम होता है वो सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर में जान डालना और उसे इमेजिन करना कि आप इस पर्सन से कराओगे या इस पर्टिकुलर बंदे से वो चीज़ कराओगे, वो चीज़ कर पाना, ये आदित्य धार जी को बहुत अच्छे से आता है अगर हमें देखा जाए तो। अब मैं आपको बताती हूँ आक्रोश के बाद में जो मेरे पास में है, 2016 में ना इनकी एक मूवी आने वाली थी आखिरी रात करके, कटरीना कैफ और फवाद खान के साथ थी। लेकिन उस समय में ना पुलवामा अटैक एंड ऑल ये सब हो गया था और राइट्स छिड़ गए थे हर जगह पे, तो उसकी वजह से वो मूवी बंद हुई और रातों रात जो फवाद खान थे उन्हें वापस भी जाना पड़ा, प्लस अपॉलॉजी भी देनी पड़ी थी। करण जौहर का प्रोडक्शन था उस समय, धर्मा प्रोडक्शन, उसके साथ में ये फिल्म बन रही थी, तो उन्हें अपॉलॉजी तक देनी पड़ गई थी। क्योंकि उस समय पे हुआ क्या था कि मुस्लिम एक्टर्स के लिए बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया था कि हम इंडिया में उनके साथ काम नहीं करेंगे, उनको बिल्कुल ही आज भी नहीं कर रहे हैं उनके साथ में काम। तो इस तरीके से तो उन्हें धर्मा ऑफिस पर पॉलिटिकल पार्टीज ने पत्थरबाजी तक करवा दी थी। उसके बाद एक नोट भेजा था उन्होंने, ये करण जौहर जी ने, कि मतलब मैं अब से इंडियन एक्टर्स के साथ काम करूंगा और बाहर के एक्टर्स के साथ काम नहीं करूंगा। और फवाद खान जी ऑलरेडी चले गए और ये मूवी बनते बनते रह गई। उसी के बाद में इन्होंने सोचा था आदित्य धार जी ने कि चलो मैं उरी पे क्यों ना एक मूवी बनाता हूँ, क्योंकि आर्मी में जाने का उन्हें शौक था ही। तो उन्होंने ये चीज़ सोची, प्लस इनके फ्रेंड थे, उन्होंने इनको बताया कि भाई अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो उरी पे मूवी, तो मैं आपको बता दूं कि और भी प्रोड्यूसर हैं जो इस पे मूवी बनाना चाहते हैं, आपको जो भी करना है आप देख लो। उस दिन से इन्होंने इतनी जल्दी में अपनी रिसर्च शुरू करी थी। मैं आपको डेट वाइज भी बताती हूँ, मेरे पास पॉइंटर्स क्योंकि मैंने उसी के बनाए हुए हैं। 29 सितंबर 2016 को सबसे पहले जनरल रणबीर सिंह जी हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हमारे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। ठीक है। और उरी पिक्चर की जो स्टार्टिंग है ना वो सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं है, म्यांमार अटैक से दिखाई गई है। और ड्यूरेशन में जब आदित्य धार जी रिसर्च कर रहे थे तो उस समय उन्हें पता चला कि मतलब जो आर्मी के जवान होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे पास भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हमें ना कभी भी घुस के मारने की छूट नहीं दी जाती है, हमें बॉर्डर्स पे रहने को बोला जाता है और रिटेलिएट करने को बोला जाता है। हम मतलब आगे से जाके वार नहीं करते कभी भी, नहीं तो हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम आराम से सही कर सकते हैं बॉर्डर्स पे चीज़ों को बिना इस लेवल तक का सिविलियंस की जान गए हुए या आर्मी पर्सनल्स की जान गए हुए। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा अटैक था, उरी अटैक, जिसमें कि किसी गवर्नमेंट ने अलाउ करा था कि आप उनके बॉर्डर्स में जाके चीज़ों को मार सको। और आप इनके धुरंधर में भी अगर आप देखोगे ना, और इनकी उरी पिक्चर में भी, सब में ही इनका एक चीज़ तो हमेशा से फेमस रहा, एक तो हाउस द जोश बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उरी का डायलॉग, प्लस उसके अलावा इन्होंने ये भी चीज़ दी थी कि अब से हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो ये चीज़ उरी के बाद से ही सच हुई थी।
अब मैं इनको आपके बारे में बताती हूँ, मतलब इनके बारे में आपको बताती हूँ। आदित्य धार जी ने सबसे पहले रिसर्च शुरू करी थी, जिनको वो बेसिकली जर्नलिज्म का नाम देते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। उन्होंने सबसे पहले आर्मी ऑफिसर और जो पुराने जर्नलिस्ट थे, जो मतलब रिटायर हो चुके थे, उनसे मिलना शुरू किया था। वो बताते हैं कि उस समय पे ना उनको मनी क्रंच बहुत ज़्यादा था। इवन वो अपनी को डायरेक्टर जो है, या उनको असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पे नहीं कर पा रहे थे। राधिका नाम था उनका। वो अभी तो रिसेंट में वो यूएस में शिफ्टेड है और अच्छा कर रही हैं। उस समय उन्होंने उन्हें प्रॉमिस करा था कि जब भी मेरी फिल्म वो हो गई, ऑन फ्लोर आ गई और सही कर गई, तो मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी पेमेंट्स करूँगा। अभी मेरे पास रिसर्च के अलावा कहीं भी पैसा डालने के लिए नहीं है। और इन्हें एक एक दिन के लिए भी फ्लाइट करके मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई करना पड़ता था, क्योंकि डेट्स जब मिलती थी तो ये आते थे और मिलते थे। आर्मी वगैरह के जनरल और मेजर वगैरह जो भी थे उनसे बात करते थे और फिर जाते थे वहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने रिगरस रिसर्च किया। उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में। 1 मार्च 2017 को इन्हें पता चला था कि कोई और भी पिक्चर बनाना चाह रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनके फ्रेंड ने इन्हें बताया था। इसके बाद में धार ने क्या डिसाइड किया कि एनी हाउ विद इन 12 डेज उन्होंने ये पिक्चर बैठ के एक रूम में अपने आप को लॉक कर लिया था। उन्हें ये तक नहीं याद है कि कब खाया, कब किया, पिया, क्या किया। और विद इन 12 डेज उन्होंने ये पूरी पिक्चर लिख डाली थी, पूरा स्क्रीन प्ले जैसे बोलते हैं, रिसर्च के बाद में स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो वो इन्होंने पूरा लिख दिया था विद इन 12 डेज। उसके बाद में इन्होंने स्क्रिप्ट को पढ़वाया था चैतन्य ने। इनके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने, चैतन्य नाम है उनका, वो भी इसी लाइन में है। उन्होंने इसे 2 घंटे में पढ़ा। फिर उन्होंने इसे बात करी और बोला कि मैं वो रॉनी स्क्रूवाला की वो है, एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर है सोनिया नाम की, उसे ये भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे गारंटी नहीं है वो कितनी देर में पढ़ेगी। लेकिन उस पर प्रेशर बनाया गया था पढ़ने का, तो सोनिया ने इसे मतलब 2-3 घंटे में उसने भी इसे पढ़ा। फिर उसके बाद में उसी दिन रॉनी स्क्रूवाला की एक फ़्लाइट थी, जहाँ पे वो वाइजैक जा रहे थे, शायद किसी लीग वगैरह के लिए, तो कबड्डी लीग था। तो जैसे उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड किया और तुरंत ही राधिका ने उन्हें कॉल किया कि मैं आपको एक स्क्रिप्ट भेज रही हूँ उरी अटैक पे, और आप उसे पढ़िए और आज आपको कैसे भी करके पढ़ना है। और इस चीज़ के लिए आदित्य धार जी भी बहुत ज़्यादा मतलब उस राधिका का को एडमायर करते हैं कि राधिका एक चीज़ के पीछे अगर पड़ गई है तो वो पड़ गई है। तो वो बिल्कुल रॉनी के पीछे पड़ गई थी, और रॉनी ने क्या किया कि 1-2 पेजेस पढ़े, उन्हें इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर जब तक उनकी फ़्लाइट वाइजैक पहुँची, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट उसकी पढ़ चुके थे, वो स्क्रीन प्ले जो था। उसके बाद में उन्होंने राधिका को तुरंत ही कॉल किया और कॉल करके इन्फॉर्म किया कि इस पे हम मूवी बनाने वाले हैं एनी हाउ। ठीक है, फिर धार ये चीज़ बहुत ही मजाक के वे में बोलते कि बताओ मुझे 10 साल लग गए इस लेवल तक आने में, और लेकिन जब चीज़ें होनी थी तो विद इन 2 to 5 आवर्स के अंदर हर जगह से अप्रूवल हो गया और सब मान गए कि चलो मूवी बनाते हैं। ठीक है, अब आफ्टर 2019 भट्ट जी की हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है कि आपकी स्क्रिप्ट्स वगैरह को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। उसके पहले ऐसी कोई लीगल बॉडी नहीं हुआ करती थी राइटर्स एंड डायरेक्टर्स की कि जो इस चीज़ को सेव करे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम वापस आते हैं अपनी काम पे। आदित्य ने कभी भी ये चीज़ उन्होंने बोली अपने इंटरव्यूज़ में कि स्क्रीन राइटिंग वगैरह कुछ भी मतलब एज सच उन्होंने पढ़ा नहीं है, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह पढ़ी नहीं है, स्पेसिफिकली कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। वो हर चीज़ को महसूस करते हैं, फील करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी लगेगी दर्शकों को, और वो कमर्शियल सिनेमाज बनाना चाहते हैं विद अ ट्विस्ट, ताकि लोग लूट रहे हैं स्क्रीन से। और तो उसके साथ ही वो अच्छी फिल्में देना चाहते हैं जो आने वाले कई सालों तक याद करी जाए कि हाँ ये इस तरीके का इंडियन सिनेमा होता था, जो कि अभी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इवन मैं भी मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखना पसंद नहीं करती थी, लेकिन धुरंधर मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी मूवी है जो मैंने 2 बार देखी है जाके। उसके बाद आदित्य धार को सबसे ज़्यादा क्या मज़ेदार चीज़ लगती है कास्टिंग वगैरह में
कि वो हमेशा ये चीज़ चैलेंज करना चाहते हैं पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन। जैसे विकी है, विकी कौशल, उनके बारे में उन्होंने बताया था कि जब उनका मसान में उन्होंने काम देखा था और जब रॉनी ने पूछा कि किसे तुम कास्ट करना चाहते हो लीड रोल में, तो उन्होंने तब तक विकी का नाम लिया। विकी की उस समय कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई हुई थी उस समय, और यामी गौतम भी अगर देखा जाए तो उस समय एक स्ट्रगलर टाइप से ही थी, वो भी कोई बहुत बड़ी मतलब वैसे हस्ती नहीं बनी थी और छोटी मोटी फिल्में करती थी, अच्छा काम करती थी बस। तो वो बड़े मतलब लाइट रोल्स पे रहती थी बिफोर दिस, और इन्होंने उन्हें कास्ट किया था यामी को। और इनका सबसे ज़्यादा पहला मोटिव क्या रहता है व्हेनेवर ही इज कास्टिंग फॉर सम पिक्चर, कि ये वो पर्सन ढूंढते हैं जिनके पीछे इन्हें डेट्स के लिए भागना ना पड़े, जो खुद आ जाए। और विकी को भी कास्ट करने के पीछे मेजर रीज़न जो मुझे समझ में आया इनकी साइकोलॉजी को देखते हुए, कि इन्हें 6 मंथ्स चाहिए थे उस एक्टर के हूसोएवर इज कमिंग टू शूट फॉर उरी। क्यों? क्योंकि प्रेपरेशन के लिए आप पहले जाओगे, कैंप में जाओगे, प्रेपरेशन करोगे, फिर जिम करोगे ताकि बॉडी वैसी मेंटेन कर पाओ, फिर डाइट लोगे एंड एवरीथिंग। और विकी कौशल का मेटाबॉलिज्म सभी बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गॉड गिफ्टेड है, कि वो इवन कुछ भी खा जाएंगे तो सब कुछ ही पच जाता है उन्हें। तो विकी की यह हालत हो गई थी कि उरी पिक्चर की प्रेपरेशन के ड्यूरेशन में 6 मंथ पहले, मतलब जब वो इनसे आदित्य धार से मिले, इन्होंने उन्हें बहुत मतलब 1-2 किलो चिकन पर डे खिलाया है। तो उसके बाद वो ट्रेनिंग करते थे, रेगुलर ट्रेनिंग 2 से 3 घंटे की जिम, और उसके बाद में वो जाके कैंप पे मतलब जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं उनसे ट्रेनिंग लेते थे, सो दैट आप उनका जेस्चर पोस्चर सीख पाओ और उस तरीके से बिहेव कर पाओ मूवी में। उसके बाद में वो बेचारे डेली का डेली प्यूक भी करते थे, यस रियली वॉमिट भी कर दिया करते थे। इस तरीके की फन फैक्ट्स इन्होंने बताए थे विकी के बारे में। और उसके बाद में इन्होंने बोला कि इनको एक्शन टू कॉमेडी करना पसंद है और कॉमेडी टू ट्रेजेडी बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मतलब होता क्या है कि जिस इंसान को उन्होंने हंसता हुआ देखा है कॉमेडी मूवीज़ में, उन्हें ये हमेशा एक्शन के उसमें रोल में लाना चाहते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग कैरेक्टर हो और लोगों को पता चले कि हाँ बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और इस तरीके से ये एक्टर ऐसा भी दिख सकता है काम करके। तो वो ये चीज़ बहुत करते हैं। और उन्होंने अपने बारे में ये भी बोला हुआ है कि वो ट्रेंड्स वगैरह फॉलो नहीं करते। लाइक अगर उन्होंने एक सीरियस जॉनर की फिल्म बना दी है तो ही मेक श्योर कि वो तुरंत ही उस जॉनर में दोबारा ना घुसे। जैसे कि उरी के बाद में धुरंधर वगैरह में भी उन्होंने काम किया तो वो काफ़ी 7 ईयर्स मतलब ऑलमोस्ट 5 ईयर्स तो उनको लिखने में ही लग गए धुरंधर। और आप सोच लो टोटल 7 ईयर्स के बाद एक मूवी को रिलीज़ किया है उन्होंने इस बड़े लेवल पे। उसके बीच में उन्होंने धूमधाम एक कॉमेडी पिक्चर है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी है, आप लोग भी देख सकते हो, यामी की ही है, बहुत ही बढ़िया फन लविंग, मतलब 1 टाइम वॉच है आराम से। उस पर भी काम किया हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक धुरंधर और उरी जैसी पिक्चर का डायरेक्टर ऐसी भी मूवी बना सकता है। ठीक है, तो वो इस तरीके की चीज़ें बहुत करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की आदित्य धार कब आए थे मुंबई? 5 सितंबर 2006 को वो सबसे पहले मुंबई आए थे और उनकी फर्स्ट फिल्म जाके बनी थी 2019 में। आप खुद काउंट कर लो कितने ईयर्स बाद में उन्हें काम करना पड़ा। और उरी का जो शेड्यूल था वो इन्होंने, क्योंकि मतलब मनी क्रंच था ही ऑलरेडी, रिसर्च में पैसा बहुत लग गया था, तो 6 डेज के शेड्यूल को इन्होंने कंप्लीट करा था 49 डेज में। और उरी की एक और मोस्ट फन लविंग फैक्ट क्या है कि उरी के जितने भी एक्शन सीक्वल बनाए गए हैं ना, उनमें सेम लाइटिंग का यूज़ किया गया है। हर जगह से एक जगह से लाइट हटा के दूसरी जगह लगाई गई है सेटअप पे, और हर सीन को 1 टेक में लिया गया था, क्योंकि बोला गया था कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हमें विद इन अ टेक ये सारे परफेक्टली शूट करने हैं। इसके अलावा जब आदित्य धार गए थे, अपनी मूवी का ना कॉपीराइट कराना पड़ता है इन लोगों को, तो जब उसके लिए गए तो इन्हें पता चला कि 12 प्रोड्यूसर्स और थे जो इस पे पिक्चर बनाना चाहते थे। वो एक प्रोड्यूसर नहीं था जिसके बारे में इन्हें पता चला था। 12 प्रोड्यूसर्स बनाना चाहते थे, लेकिन हाँ किसी के भी पास स्टोरी नहीं थी, किसी के भी पास इतनी रिगरस रिसर्च नहीं थी जितनी इन्होंने करी थी।
तो वो सारी रिसर्च एंड एवरीथिंग करके अपना होमवर्क कंप्लीट करके गए थे बेसिकली। इसीलिए इनको डेट्स भी मिली, इसीलिए इनको आर्मी पर्सनल्स ने हेल्प भी किया। आर्मी पर्सनल्स ने इनको बेसिकली हेल्प कैसे किया कि मतलब ये इनको आप मतलब बहुत ही टेक्निकल वो दिए इनको पॉइंटर्स कि तुम इसको ऐसे यूज़ कर लो विक्की को यहाँ पे, या ये कर लो कि मतलब वो आर्मी की, क्योंकि देखो ये एक कमर्शियल मूवी है, बाहर मार्केट में आनी है, तो आर्मी अपनी रियल स्ट्रैटेजी कभी आपको नहीं बताती है। वो सारा आदित्य धार जी का इमेजिनेशन ही है, चाहे वो धुरंधर में आप देख रहे हो या उरी में आप देख रहे हो कि कैसे कैसे किया होगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ में जैसे प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर का वो अप्रूवल लगा होगा, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ लगा था, हमने बात करी थी उनसे, तो इतने छोटे बहुत थोड़े बहुत पॉइंटर्स वो लोग दे देते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको पूरा प्लान नहीं बताते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, किसी को भी कमर्शियल सिनेमा में दिखाने के राइट्स नहीं है। तो इनका ये कहना था कि जो बाकी के 12 प्रोड्यूसर्स थे उनके मतलब ना मूवी बना पाने का रीज़न ये था कि उनके पास में कोई स्क्रीन प्ले और रिसर्च थोड़ी सी कम थी, और मेरी रिसर्च बहुत ज़्यादा थी और स्क्रीन प्ले बहुत तगड़ा था, जिसकी वजह से मुझे सबने ही हेल्प कर दी ऑलमोस्ट, जब भी मैं जिसके पास भी गया। और देखो चैलेंजेस हर काम में आते हैं, आप छोटे से छोटा काम स्टार्ट करोगे, आपको चैलेंज फेस करने ही पड़ते हैं, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि चैलेंजेस इनकी भी लाइफ में आते होंगे, लेकिन जितना यामी के या उनके नोन टू लोगों के थ्रू सुनने को मिला है मुझे, तो उसमें मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आदित्य धार जी जो है वो बहुत ही पेशेंट इंसान है। मतलब अगर उनको बहुत प्रॉब्लम भी हो रही होगी ना, तो भी वो पीसफुली एक कॉर्नर में जाएंगे, सिट करेंगे, शांति से सोचेंगे, वापस आएंगे, उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के हैं हमारे धुरंधर डायरेक्टर। सो गाइज अभी के लिए इनके बारे में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं और वीडियोस ले आऊँगी रिसर्च करके। आदित्य धार जी पे तो देखो जितनी अवेलेबल फैक्ट्स एंड एवरीथिंग था वो सारा मैं ले आई हूँ। और हाँ, आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि यामी और आदित्य धार उरी के प्रमोशन से बात करना शुरू हुआ था इनका, और उरी के ड्यूरेशन में इनमें कुछ भी ऐसा अफेयर एंड एवरीथिंग नहीं चल रहा था, जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब बहुत ही डिसेंट कपल लगते हैं मुझे टिल नाउ अभी तक के बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और बहुत ही सेंसिबल कपल भी लगते हैं। आई होप आप सबको भी ऐसा ही लगता होगा। गाइज जैसा भी हो, आपको जैसी भी वीडियोस पसंद हो आप मुझे बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, बहुत बड़ी हो गई ऑलरेडी। सो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में और लेके आती हूँ विद पॉइंटर्स। गाइज अभी के लिए इसे इतना ही रख